नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IF हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने एनसीईआरटी सीरीज में हम कक्षा 11 के दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं। 11th क्लास की जो हमारी इकोनॉमिक्स की किताब है उसका दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया था पिछली क्लास में। और थोड़ा सा जो हम जानते हैं कि इसमें आर्थिक नियोजन, आर्थिक प्लानिंग जो है और स्वतंत्र भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से, यूपीएससी की परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि भाई जो एक पूंजीवादी संरचना होती है और जो एक जिसको हम कहते हैं समाजवादी संरचना, ये क्या होती है और कैसे दुनिया की कोई भी व्यवस्था जो है, कोई भी अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी है और ना ही पूरी तरह से समाजवादी है। याद है वो कंटिन्यूअम आपको बताया था, क्या क्या तरीके होते हैं, कौन से वो 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें हर अर्थव्यवस्था से पूछने चाहिए, ये तय करने के पहले कि वो पूंजीवादी है या फिर वो समाजवादी है। ये याद है, ये आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, ये चर्चा कर चुका हूं। ये चर्चा सुनने में सिंपल लग रही है लेकिन ये आपको बहुत आगे तक काम आएगी। मैं इसीलिए बार बार इसको कह रहा हूं कि ये वाली चर्चा जो है ये आप कभी भी दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर पढ़ाया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सरकारी अर्थव्यवस्था जो है वो आप पढ़ेंगे कहीं पर भी दुनिया के, आप कोई भी डिग्री करें, कोई भी डिप्लोमा करें, कोई भी आप रिसर्च करें या फिर आप यूपीएससी की तैयारी किसी भी इंस्टीट्यूट से करें, प्रॉपर तरीके से क्रैश कोर्स करें या कुछ भी करें, सब में आपको ये बताया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आज जो है हम इस वाले बॉक्स पर, तो हम पिछली बार थे कि आर्थिक प्रणालियों के प्रकार क्या हैं और हमने ये देखा था कि भाई जब भारत की स्वतंत्रता के समय भारत की जो परिस्थितियां थी उनके अनुरूप हमको समाजवादी झुकाव जो है आवश्यक था, पर हम पूरी तरह से समाजवादी भी नहीं हुए, नागरिकों के अधिकार हमने बनाकर रखे। तो एक तरह से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी वो थोड़े से समाजवाद की तरफ झुकाव के साथ वो हमने अपनाई। समाजवाद की तरफ वो थोड़ा सा झुकाव क्यों था उसका भी आपको लॉजिकल कारण, एक लॉजिकल तर्क मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आज इसके अगले बॉक्स पर चलते हैं जो है कि योजना क्या होती है। तो आज जो हम जिस चीज से शुरू करेंगे, इसके बाद आगे भी जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, लेकिन आज जो पहली चीज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से लेक्चर 31 है ये, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि योजना जो है ये योजना क्या होती है। यार देखो, योजना अगर मैं आपसे जीवन में कहूं किसी भी चीज के लिए, एक सेकंड के लिए इकोनॉमिक्स भूल जाओ, किसी भी चीज की अगर आप योजना बनाते हो तो वो क्या होती है। आप यूपीएससी की परीक्षा पास करना चाहते हो, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो यार इसके लिए भी आपने कुछ तो योजना बनाई होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन अचानक से उठे और बोले चलो कुछ घंटे पढ़ लेते हैं, ये यूपीएससी की तैयारी करना आज से शुरू कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ तो आपने योजना बनाई होगी, मतलब आपने सोचा होगा कि यार परीक्षा कब होती है, किस तरीके से होती है, पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, मेरे पास समय कितना है, मेरे पास सहूलियत कितनी है, मेरे पास बुद्धिमत्ता कितनी है, क्या मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं इस तैयारी को कर पाऊं या फिर ना कर पाऊं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सारी चीजों के आधार पर फिर आप क्या करते हैं, अपने जीवन में आपका दिन जो है उसको व्यवस्थित करना शुरू करते हैं कि यार कुछ घंटे अभी पढ़ सकता हूं, कुछ घंटे इतने बजे पढ़ सकता हूं। ये सारी योजना हम लोग सब बनाते हैं, हर चीज के लिए बनाते हैं। आपको पढ़ाने के लिए मुझे योजना बनानी पड़ती है यार, ऐसा थोड़ा ना है कि मैं नींद से उठता हूं चलो अब पढ़ा लेता हूं, ऐसा नहीं होता ना। हर क्लास के लिए योजना बनती है, हर लेक्चर के लिए योजना बनती है। तो योजना क्या होती है ये बात तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन अब जो है अगर हम एक देश की आर्थिक योजना की बात करें, अगर हम एक देश के स्तर पे बात करें तो देश की आर्थिक योजना से क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। इसका सिंपल सा मतलब यह है संसाधनों का प्रयोग जो है वो हम किस तरीके से करें। भाई यूपीएससी की तैयारी में भी तो आप यही करते हो, जब आप योजना बनाते हो तो आप देखते हो कि किन किन संसाधनों पर हमें काम करना जरूरी है। आपके पास क्या संसाधन है, आपके पास पहला संसाधन है आपका समय, कि भाई आपके पास टाइम कितना है। मान लो आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हो जो 12-14 घंटे आपसे काम ही कराती है, तो यार फिर आप कैसे करोगे यूपीएससी की तैयारी। बात सीधी सीधी है ना, आपके पास संसाधन ही नहीं है। या फिर जो बचा हुआ संसाधन है, आप मान लो 4-5 घंटे बिजी हो, बाकी आप 10 घंटे पढ़ने के लिए निकाल सकते हो, रोज के 8 घंटे निकाल सकते हो। तो इस संसाधन का प्रयोग कैसे करें,
ये आपको प्लान करना पड़ेगा। इसकी योजना नहीं बनाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी यार। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या प्राप्त करना है? तो योजना जो है किस चीज की व्याख्या करती है कि संसाधनों का यथेष्ट उपयोग क्या होना चाहिए, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। और सर्वोत्तम प्रयोग किस तरह से भाई, वरना तो जीवन में कुछ भी अच्छा बुरा क्या है कैसे पता चलेगा। संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग किस दिशा में? लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में, कि आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग जो है वो क्या हो, कैसे हो, यह कहलाता है योजना। यह बात क्लियर हो गई कि आपकी लक्ष्य प्राप्ति जो भी है, जो भी आपने लक्ष्य तय किया है, आपने लक्ष्य तय किया कि यार मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपको पता है कि यार इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो आपको इकोनॉमिक्स में कितने घंटे देने हैं ये आप करो। अभी आप ऐसी चीजों में समय लगा रहे हो जो यूपीएससी में आती नहीं, तो आप हो सकता है आप अपने समय का आप अच्छा उपयोग कर रहे हो, लेकिन वो आपके लक्ष्य की दिशा में नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? तो योजना के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप जो संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर रहे हो वो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कर रहे हो। यह बात स्पष्ट हो गई? यहां तक तो कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है कि आप जो है लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आप इसका प्रयोग करें। तो योजना के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। देखो, जिस योजना का टाइम पीरियड नहीं होता वो कोई योजना नहीं होती। आप अगर ये तय करो, जैसे कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मुझे यूपीएससी देना है, तो आपने देखा होगा मैं पहला सवाल ये पूछता हूं कब देना है, और अगर आप कहते हो सर अभी या तो 2026 में दूंगा या 27 में दूंगा, तो मेरी पहली सलाह ये होती है ये या फिर वगैरह हटा दो, एक साल तय करो। जब तक समय अवधि आप फिक्स नहीं करोगे आप किसी चीज की योजना नहीं बना सकते। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपको अपना काम कब खत्म करना है, आप उसको खत्म करने का कोई प्लान नहीं बना सकते। ये तो हम सबके साथ होता है ना यार। जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो पता होता है 15 तारीख को पेपर है, उसके पहले पढ़ना है, तो प्लान बनना ज्यादा बेहतर तरीके से शुरू होता है कि नहीं होता है? वरना चलता रहता है सब धीरे धीरे, है ना? ये बात सही है। तो योजना की एक समयावधि जरूरी है। तो भारत में 5 वर्षों की योजनाएं बनती थी। हमने क्या किया? तो अच्छा, योजना में एक और चीज क्या आवश्यक है? तो एक तो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में हो, यानी कि लक्ष्य जरूरी है, और दूसरा एक समयावधि जरूरी है कि भाई आप जो योजना बना रहे हो वो कितने समय के लिए है, वो कितने समय तक, भाई जो भी लक्ष्य तय किया है उसे कितने टाइम में प्राप्त करना है। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो 1 महीने में पढ़नी है, 6 महीने में पढ़नी है कि 4 साल में पढ़नी है, यह भी तो पता होना चाहिए। योजना उसके हिसाब से ही तो बनेगी भाई। लॉजिकल बात है कि नहीं है? तो आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो कितनी समय में प्राप्त करना है, इसके आधार पर भी योजना बनेगी। तो भारत ने क्या किया, क्योंकि हम समाजवाद से प्रभावित थे, समाजवाद का दुनिया में सबसे बड़ा मॉडल जो था वो कौन था? सोवियत संघ था। सोवियत संघ जो था वो 5 वर्ष की योजना बनाता था। सोवियत संघ को देखकर भारत ने भी 5 वर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। हमने 5 वर्षीय 5 ईयर प्लान्स जिसको हम बोलते हैं, कि हमने 5 वर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी कि हम क्या करेंगे 5 साल के लिए। क्योंकि देखो, अब इसमें एक चीज जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी, लेकिन उस पर चर्चा थोड़ी सी जरूरी है, लेकिन कि वो ये है कि अच्छा, या उस चर्चा के पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार यूपीएससी के लिए तैयारी कैसे करें, तो हमारी एक 18 किताबों का सेट है जो हिंदी भाषा में भी आपको उपलब्ध है। ये 18 किताबों का सेट आप एजे लाइव कोड लगा के 4,299 रुपए का ले सकते हैं। याद रखिए, इसमें अगर आप जुड़ेंगे तो आपको और कोई किताब यूपीएससी के लिए नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप ये किताबें खरीद लेंगे काफी है, आपको और कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप परेशान हैं, चिंतित हैं कि यार ये एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ये मैं पढ़ने का प्रयास तो करता हूं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि यार इसमें क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो एनसीईआरटी के लिए भी हमारा 5 किताबों का सेट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए मात्र 1199 रुपए में। जो काम की चीजें हैं वो रखी हैं, जो काम की चीजें नहीं है वो हटा दी हैं हमने इन किताबों से। तो आप जो है एक अच्छा कंपाइलेशन जो यूपीएससी के लिए आपके काम का है वो आपको मिल जाएगा, आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब एक बार आते हैं हम अपनी योजना की चर्चा पर। 5 वर्ष की योजना हमने बनाई। अब एक बात बताइए, आपके विचार में, ये ओपन एंडेड सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर मेरे साथ सोचें कि योजना का जो कालखंड होना चाहिए
क्या वो बहुत लंबा होना चाहिए या वो बहुत छोटा होना चाहिए? क्या योजना का कालखंड बहुत लंबा होना चाहिए या बहुत छोटा होना चाहिए? क्या लगता है आपको कि अगर आप योजना बना रहे हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना है, क्या हम 5 साल की बजाय 50 साल की योजना बनाते तो बेहतर नहीं होता? कि हम ये कहते कि अगले 50 साल में हम ये करेंगे, या फिर हर वर्ष की योजना बनाओ कि भाई इस साल हम ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे, या हर 6 महीने की योजना बनाओ। तो आइडिया ये है कि जो जिस चीज पर मैं आपको चाहता हूं कि आप सोचें कि योजना बनाने की एक सही लंबाई, एक सही कालखंड कितना होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, आमतौर पर योजना थोड़ी सी एक मध्यम आकार के समय की ही होनी चाहिए। दोनों के मैं आपको नुकसान बताता हूं। मान लो बहुत छोटे समय की आप योजना बनाते हैं, तो बहुत छोटे समय की योजना में बेटा क्या होता है कि अक्सर उस योजना को लागू करने का ही समय नहीं मिलता, और क्या होता है, कोई भी अगर गड़बड़ हो गई तो वो योजना पूरी तरह से फेल हो जाती है। कि भाई आपने 6 महीने का प्लान बनाया, लेकिन एक आध महीने कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे त्रासदी आ गई, कहीं पे आपदा आ गई, आपका तो पूरा प्लान खराब हो गया। ये बात सही है कि नहीं है? बात मानते हो कि नहीं मानते कि यार आपका तो पूरा प्लान ही खराब हो गया। आपने प्लान किया था कि अगले 6 महीने में आप ये चीजें करोगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अब जो है ये आपका तो पूरी योजना खराब हो गई। ये बात क्लियर है। अगर आप बहुत लंबे समय की योजना बनाते हो तो इसमें भी बहुत सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान तो यह है कि यार समय के साथ साथ आपकी प्राथमिकताएं भी तो बदलती हैं। मान लो आप आजादी के समय 1950 से आप सन 2000 तक की योजनाएं बनाते, यार तो 1950 में जो योजना बना रहा है उसको कुछ भी पता होगा कि सन 2000 में दुनिया कैसी होने वाली है? या आज की तारीख में, आज हम 2024 पे बैठे हैं, क्या हम 2074 तक की योजना बना सकते हैं? अरे भाई आपको पता है 2074 में क्या पता मैं कोई टीचर आपको पढ़ाता ही ना हो, एक एआई वाला रोबोट खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हो। ये सब बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या पता यूपीएससी के एग्जाम वगैरह सब बंद हो गए हो, सब कुछ निजी क्षेत्र को, मतलब मुझे नहीं पता 50 साल बाद दुनिया कैसी दिखेगी, दुनिया में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं होगा। क्या आप में से कोई उसका दावा, कोई उसकी गारंटी ले सकता है? मैं तो नहीं ले सकता। दुनिया में जिस कदर तेजी से बदलाव आ रहे हैं, तो कई बार यह भी देखा जाता है कि बहुत लंबे कालखंड की अगर आप योजना बना लो तो उससे दो नुकसान है। एक तो यह है कि आपको पता ही नहीं होता आने वाले टाइम में होना क्या है, तो जबरदस्ती योजना बना के क्या फायदा, हो सकता है रियलिटी एकदम अलग हो जाए। दूसरा एक प्रॉब्लम कई बार यह भी होता है कि जो हम सबके साथ होता है, बहुत लंबी योजना अगर हम बनाते हैं तो उसको लागू करने का जो एक एंथुजियाज्म होता है, जो एक उत्साह होता है, वो कम हो जाता है। यह है कि नहीं है? जैसे यूपीएससी में भी क्या होता है, ज्यादातर लोग, क्योंकि 1-1.25 साल की तैयारी होती है, 1.5 साल की तैयारी होती है, तो पहले 2 महीने विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ आते हैं कि बहुत पढ़ाई करेंगे, इस बार तो ये रैंक 1 लाके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हर साल मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं कि बहुत उत्साह के साथ पढ़ना शुरू करते हैं, 2 महीने सारी क्लास अटेंड करते हैं, सारे असाइनमेंट्स करते हैं, डाउट सारे पूछते हैं, टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें करते हैं। 2 महीने बाद जोश ठंडा पड़ जाता है, और जोश ठंडा पड़ने के बाद क्लास, पहले धीरे धीरे कोई क्लास छोड़ना शुरू करते हैं, कोई असाइनमेंट, कोई टेस्ट देना बंद करते हैं, फिर धीरे धीरे आधी क्लास आना छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे सारी क्लासेस आना छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत विद्यार्थियों के साथ होता है। आप भी, आपके मित्र सीनियर कुछ तैयारी कर रहे हो तो उनसे पूछिएगा, आप में से कई लोग पहले तैयारी कर चुके होंगे, आपके साथ भी हुआ होगा। तो दीर्घकालिक योजना के क्या नुकसान हैं? एक तो अज्ञान, कि आपको जानकारी ही नहीं है कि आगे क्या होगा, और दूसरा क्या नुकसान है कि मोटिवेशन कम हो जाता है, कि आपका उत्साह कम हो जाता है कि यार 50 साल की योजना है, आगे करेंगे ना, अभी से क्या करना है। और बहुत छोटे कालखंड की योजना में क्या होता है, आपको लागू करने का पर्याप्त समय मिल नहीं पाता, लागू करने का आपको पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। ठीक है, ये कुछ कमियां हैं, ये आप याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी कर रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। तो योजना की लंबाई जो है वो क्रिटिकल होती है, उसमें आप ये याद रखिएगा, बहुत लंबी या बहुत छोटी योजना उचित नहीं होती। तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, ये बात सही है, लेकिन साथ के साथ भारत ने एक विजन भी सोचा। भारत की योजनाएं जो हैं वो पंचवर्षीय योजना, हमारी पंचवर्षीय थी, लेकिन साथ के साथ भारत एक 20 वर्षीय परिप्रेक्ष्य
जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, भारत ये भी सोच रहा था कि भाई चलिए ठीक है, योजना 5 वर्ष की रहेगी, लेकिन जनरली हमारी इकोनॉमी कैसी दिखेगी, आमतौर पे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था रहेगी, इसको लेकर हम 20 वर्ष का भी एक विजन लगातार बना रहे थे। अब इसमें सोवियत यूनियन से हमारे को एक फर्क था कि सोवियत यूनियन में क्या होता था, योजना बहुत डिटेल्ड होती थी। सोवियत संघ में क्या होता था, योजना में एकदम फिक्स टारगेट्स होते थे, योजना बड़ी संख्यात्मक होती थी कि भाई इतना हम ये बनाएंगे, इतना उत्पादन बढ़ाएंगे, इतनी कृषि करेंगे, इतना उद्योग धंधा लगाएंगे वगैरह वगैरह, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ। सोवियत संघ की जो योजनाएं थी वो बुरी तरह से फेल हुई, वो बहुत बुरी तरह से एक विफल रहा अपनी योजनाओं को लागू करने में। भारत में जो योजनाएं थी वो संकेतात्मक ज्यादा थी। भारत की अगर आप योजनाएं देखें तो हम संकेतात्मक रखते थे, हम जो है सरकारों को, बाकी क्षेत्रों को, निजी क्षेत्र को, सभी को एक स्वायत्तता भी देने की कोशिश करते थे कि यार हमारा मोटा मोटा लक्ष्य ये है कि हम इस तरह से यहां तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंचने के कई सारे मार्ग हो सकते हैं, वो ठीक है, आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। तो हमारी योजनाएं जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश नहीं करती थी, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी। वहीं सोवियत संघ की अगर आप योजनाओं को देखिए तो उनकी योजनाएं जो थी वो बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट वाली योजनाएं थी। वो ये तय करती थी कि भाई कृषि में इतना करेंगे, एग्जैक्टली इतना उत्पादन करेंगे। भारत ने कभी इस तरह की योजनाएं बनाने की कोशिश नहीं की। भारत की जो योजनाएं थी वो संकेतात्मक थी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये एक बार आपकी पुस्तक में भी पढ़ लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली इस पर क्या लिखा है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि भाई देखिए योजनाओं में क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर योजना में एक फिक्स्ड लक्ष्य हो, लक्ष्य बदलता रह सकता है। एक ही योजना के अंदर कई लक्ष्यों में आपस में प्रतिद्वंद हो सकता है। जैसे आप ये कहोगे कि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है, तो आपकी एक ही योजना में दोनों चीजें हो सकती हैं कि हम टेक्नोलॉजी भी बढ़ाएंगे और श्रम भी बढ़ाएंगे, रोजगार भी बढ़ाएंगे, जबकि दोनों आपस में कॉन्ट्ररी हैं, दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। लेकिन आप जो है प्रयास करते हो और समय समय पर आप प्राथमिकता बदलते हो। किसी समय पर आप श्रम को ज्यादा प्राथमिकता देते हो, किसी दूसरे समय पर आप जो है तकनीक को ज्यादा प्राथमिकता देते हो। यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है हम बेसिकली ये चीजें करते हैं। तो योजनाएं उन्हीं क्षेत्र के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई, भारत ने यह किया कि संकेतात्मक तौर पे हमने खाली अपने लक्ष्य तय किए, कुछ एक सेक्टर्स को छोड़ के जो बड़े क्रिटिकल थे, बाकी हमने कहा कि हमारा बेसिकली यहां पहुंचना है, पहुंचने का मार्ग क्या होगा वो हमने निजी क्षेत्र पे छोड़ दिया, वहां की जो स्थानीय सरकारें थी, प्रशासन था, उन पे छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से तय कर लो, इसकी हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ जी, अब ये बॉक्स तो कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, योजना की बात कर रहे हैं तो पीसी महालनोबिस की भी बात कर लेते हैं, आज बॉक्स भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब योजनाओं की बात जब करते हैं तो हम पीसी महालनोबिस साहब जो हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस साहब का जो योगदान है वो हमको याद रखना पड़ेगा। ये याद रखिए, पीसी महालनोबिस जो हैं ये भारत की योजनाओं के बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। पहले देखते हैं आपकी किताब जो है वो महालनोबिस के बारे में क्या बताती है, उसके आधार पे ही हम देखेंगे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उसमें सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना हमने जल्दीबाजी में बनाई, हम बहुत ज्यादा उस पर विचार नहीं कर पाए, मंथन नहीं कर पाए कि किस तरह से किया जाए, और देश के विकास की गाड़ी जो है वो इतनी बुरी तरह से अटकी हुई थी कि वो चल भी नहीं पाई। दूसरा जो पंचवर्षीय प्लान था, वहां से बेसिकली हमारे विकास की जो प्रक्रिया है उसने गति पकड़ी, और दूसरा पंचवर्षीय प्लान जो है ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस के विचारों पर आधारित था। यह कहा जाता है कि इन्होंने ही दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने का श्रेय इनको जाता है, और पहली पंचवर्षीय योजना कुछ बहुत ज्यादा हम इसको महत्वपूर्ण मानते नहीं। तो एक तरह से भारतीय योजना का निर्माता, भारतीय योजना का पिता, एक तरह से आप पीसी महालनोबिस को कह सकते हैं, भारतीय योजना के निर्माता। दूसरा 5 ईयर प्लान जो था
द्वितीय आपका दूसरा 5 ईयर प्लान, सेकंड 5, FYP मतलब पंचवर्षीय योजना, इसका जो पूरा सृजन था वो पीसी महालनोबिस साहब ने किया था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। ठीक है, तो ये दुनिया के बहुत ही जाने माने सांख्यिकीविद थे, कलकत्ता में पैदा हुए थे, यहां ये सब ठीक है, उनके जीवन की उपलब्धियां हैं। ब्रिटेन की सोसाइटी का उनको फेलो बनाया गया, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित एक काम था जो उन्होंने किया। तो इन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तो अगर आप कभी कोलकाता जाएं तो वहां एक बहुत ही शानदार संस्थान है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो दुनिया में सांख्यिकी के क्षेत्र में रिसर्च में दुनिया के सबसे शानदार संस्थानों में से एक माना जाता है, ISI। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, ये कोलकाता में है। और इसकी जो नींव डाली थी वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने डाली थी। इसके संस्थापक पीसी महालनोबिस साहब थे। इसके अलावा उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी के क्षेत्र में ये सांख्य नाम का एक जर्नल शुरू किया। एक जर्नल इन्होंने शुरू किया जिसका नाम था सांख्य। और आज की तारीख में भी दुनिया में ये दोनों चीजें जीवित हैं, और ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित हैं आज भी। आज भी आप देखेंगे दोनों बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। ISI कोलकाता अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित एक संस्थान है, दुनिया भर में सांख्यिकी की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान ISI कोलकाता का माना जाता है। और सांख्य जर्नल जो है ये भी अभी भी है, और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल्स में से एक माना जाता है जहां तक सांख्यिकी की रिसर्च का सवाल है। तो पीसी महालनोबिस साहब का बहुत बड़ा योगदान है भारत की हम कह सकते हैं योजनाओं पर। अब देखिए महालनोबिस साहब ने क्या किया, भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत और विदेशों से कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया। इनका यह मानना था कि यार हमको जो है अपने इंट्यूशन के आधार पे, अपने विचारों के आधार पे योजना नहीं बनानी चाहिए, हमको जाने माने अर्थशास्त्रियों की मदद लेनी चाहिए। महालनोबिस साहब जो है उनका यह मानना था कि हमको अर्थशास्त्रियों को बुलाना चाहिए। भारत के भी जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनको दुनिया भर से कहीं से भी जहां से विशेषज्ञ मिले उनको हम लेकर आएं, उनके विचारों का, उनके ज्ञान का प्रयोग करें अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में। यह महालनोबिस साहब का एक काम था। इनमें से कई अर्थशास्त्रियों को आगे जाके नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इसके अलावा इनके ऐसे भी जिन लोगों को वो बुलाते थे, देखिए स्कॉलर्स में एक बहुत बड़ी एक खूबी होनी चाहिए कि जिन अर्थशास्त्रियों को वो बुलाते थे उनमें से कई सारे अर्थशास्त्री ऐसे थे जो पीसी महालनोबिस की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कटु आलोचक थे। वो ये कहते थे कि जिस समाजवादी तरीके से आप विकास करने की कोशिश कर रहे हो पूरा तरीका ही गलत है, लेकिन तब भी महालनोबिस ने उनको बुलाया और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उनका योगदान लिया। यह एक बहुत बड़ी एक क्षमता है कि जो आपके आलोचक हैं, देखिए अपनी प्रशंसा करने वाले लोगों के साथ तो कोई भी काम कर सकता है ना। ये हमने अक्सर देखा है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भाई जब आप देखेंगे, मैं आपको नीति आयोग का भी जब आलोचना पढ़ाता हूं आपको P2I बैचेस में, तो नीति आयोग की एक बड़ी आलोचना मैं यही करता हूं हमेशा कि नीति आयोग का काम जो था वो थिंक टैंक का था। उसका काम क्या था कि सरकार गलत करे तो वो सरकार की आलोचना भी करे, सरकार को टोके, सरकार को सही मार्ग दिखाए कि आप ये सही नहीं कर रहे हो। एक भी रिपोर्ट सुनी है आपने नीति आयोग से जब उन्होंने सरकार की आलोचना करी हो? एक भी नहीं सुनी होगी। तो नीति आयोग की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि वो सरकार का समर्थक और चाटुकार बन के रह गया है। नीति आयोग की एक बहुत बड़ी आलोचना जो है इस पूरी प्रक्रिया में वो ये है कि आप क्या कर रहे हो, सरकार का आपने बेसिकली सरकार की हां में हां मिलाना आपका काम हो गया है। तो ऐसे ही अब यहां पर देखिए, हां में हां मिलाना सबको अच्छा लगता है यार, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन महालनोबिस साहब ने ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया और उनके साथ निरंतर काम किया जो उनके कटु आलोचक थे। ये उनकी इंटेलेक्चुअल महानता दर्शाता है, ये उनकी विद्वत्ता को दर्शाता है। ये आसान नहीं होता, ये कहना आसान है। आप कभी अफसर बनेंगे आगे जाके तो आप देखेंगे कि आपका जो जूनियर आपकी तारीफ करता रहेगा, सर आप तो बड़े महान हैं, ऐसा बोलेगा, आप उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। जो जूनियर आपसे सवाल करेगा, आपके निर्णयों पे सवाल उठाएगा, ये स्वाभाविक है कि आपको वो व्यक्ति कम पसंद आएगा, लेकिन ये एक अच्छे अफसर की निशानी नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ये आसान नहीं होता, लेकिन महालनोबिस साहब ने ये करके दिखाया। तो पीसी महालनोबिस साहब जो है भाई, आजकल ऐसा होता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री उनके योगदान को अस्वीकार करते हैं, कहते हैं कि गलत दिशा दे दी भाई इन्होंने भारत को समाजवाद वाली, लेकिन तब भी आर्थिक प्रगति के पथ पे भारत को जो लेके गए उसमें उनकी जो भूमिका थी उसको आप नकार नहीं सकते। चलिए, तो पंचवर्षीय योजना,
तो भारत में क्या हुआ, एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया 1948 में, और भारत के संविधान के नीति निदेशक तत्व भी थे। ठीक है, तो भारत में क्या हुआ, 1948 में एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया कि अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो हम कैसे बनाएंगे। एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया, और 1950 में हमारे यहां क्या हुआ, योजना आयोग की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री को उसका अध्यक्ष बनाया गया, योजना आयोग की स्थापना की गई। आइडिया यह था कि हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाएंगे, कि हम जो है 5 साल की योजनाएं जो है बनाएंगे। अब इन योजनाओं का लक्ष्य क्या होगा, इन पंचवर्षीय योजनाओं, भाई इनसे हम क्या प्राप्त करना चाहेंगे, इन पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या है, इन योजनाओं को हम किस दिशा में अलाइन करेंगे, किस दिशा में किन लक्ष्यों को प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे। यह आपकी पुस्तक यहां पे आउटलाइन करती है, इसको लिख के रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यू में आता है, तो आपको एग्जैक्टली यही लक्ष्य सही मार्क करने हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें और डाल देंगे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी किताब क्या कहती है, क्या लक्ष्य थे, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये 4 लक्ष्य दिए हुए हैं आपकी किताब में, आपको यही 4 याद रखने हैं। ठीक है, कई बार यूपीएससी में क्या होता है, इनमें से कौन सा सत्य है, ये 4 दे देंगे, साथ में एक आध चीज और कर देंगे कि विदेश व्यापार में बढ़ोतरी। अब आपको लगेगा यार ये भी लक्ष्य रहा ही होगा, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, विदेशी व्यापार अगर हम ज्यादा कर रहे हैं कोई खराब बात तो नहीं है। या फिर गरीबी उन्मूलन, ऐसा कुछ लिख देंगे। लेकिन ऐसे मामलों में क्या होता है, जो चीज एनसीईआरटी में दी होती है वही सही मानी जाती है। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं उनको आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या हुआ, 4 लक्ष्य थे, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। जल्दी से इनको लिख लेते हैं। 4 लक्ष्य थे, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये 4 लक्ष्य जो हैं, ये पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्रमुख लक्ष्य थे, इनको आप याद रखिएगा। इन 4 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, दिमाग में रखकर पंचवर्षीय योजनाओं का सृजन जो है वो भारत में शुरू किया गया कि पंचवर्षीय योजनाएं हम बनाएंगे। अब इनका मतलब क्या हुआ, एक आज पढ़ पाएंगे हम, मेरे ख्याल से समय ज्यादा बचा नहीं है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, समृद्धि। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। समृद्धि मतलब उत्पादन बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ोतरी, ग्रोथ, जिसको आजकल हम कहते हैं ना जीडीपी ग्रोथ, राइट, वही समृद्धि है। समृद्धि क्या है, उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना, और पूंजी का अधिक भंडार, परिवहन, बैंकिंग, सहायक सेवाओं का विस्तार, ये सारी चीजें जो हैं आपकी, हाँ, इन सब में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। ठीक है, तो भाई ये जो है, अब आप अगर जैसे ये जीडीपी का केक वाला एग्जांपल याद है, तो भैया देखो भारत था एक गरीब देश, हमारे यहां बाकी सारी दुनिया भर की समस्याएं थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यार ये है कि चलो देश में ज्यादा लोग गरीब हैं, गरीब अमीर का फर्क है, तो एक तरीका जो ये है कि भैया अगर आपके पास इतना छोटा सा केक है, आप उसका बंटवारा करोगे तो लोग भूखे रह ही जाएंगे। क्यों ना आप केक का आकार बढ़ा दो। अगर हम केक बड़ा कर देंगे तो भले ही उसका वितरण जो है वो सामान्य तरीके से ना हो, सरल तरीके से ना हो, समान तरीके से ना हो, असमान वितरण ही सही, लेकिन अगर केक बड़ा होगा तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा जाएगा। जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको भी कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। यह बात सही है कि नहीं है भाई, लॉजिकल बात है कि नहीं है। आप किसी कंपनी से देखो, जब कोई कंपनी पैसे कमाती है, अगर थोड़ी ढंग की कंपनी है तो, कोई कंपनी अगर पैसे कमाती है तो यार कोशिश करती है ना कि सबकी ही तनख्वाह बढ़ाई जाए थोड़ी थोड़ी। हाँ, कुछ लोगों की ज्यादा बढ़ती है, कुछ की कम बढ़ती है, पर कंपनी अगर अच्छा बिजनेस करती है तो यार सबकी तनख्वाह बढ़ती है। ये बात सही है, थोड़ा थोड़ा तो सबका विकास होता है, यही बात है। तो आप केक का आकार बढ़ाएं, ये अपने आप में जरूरी है। तो भारतीय जनता को अगर समृद्ध और विविधता पूर्ण जीवन यापन करना है तो हमें अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे क्षेत्रकों से हमारे यहां उत्पादन होगा और उसके जरिए आप क्या करोगे कि आप जो है अपना उत्पादन बढ़ाओगे। तो आपका समृद्धि बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर मैं सीधा सीधा कहूं तो आपको अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाना है। अर्थव्यवस्था में
उत्पादन में वृद्धि, जिसको आमतौर पे हम क्या कहते हैं, जीडीपी में वृद्धि। ये जीडीपी में वृद्धि कहां से आ सकती है, किसी भी सेक्टर से आ सकती है। यह आपके कृषि से भी आ सकती है, यह आपके विनिर्माण से भी आ सकती है, यानी कि उद्योग धंधों से भी आ सकती है, यह आपके सेवा क्षेत्र से भी आ सकती है, वगैरह वगैरह, कहीं से भी आए। लेकिन जिसको हम कक्षा 10 में हम पहले पढ़ चुके हैं, केक को बड़ा करना, यह याद रखिएगा कि भाई अगर केक बड़ा नहीं होगा तो उसका वितरण कितना भी कर लो, भाई सबको कम ही रह जाएगा। आप वितरण में कितनी भी एफिशिएंसी लगा लो, छोटा सा केक होगा तो कितना ही बांट लोगे। केक बड़ा करोगे तो भाई जो जिसको कम भी मिल रहा है उसको कुछ कुछ जरूर मिल जाएगा। तो ये पहला आइडिया है समृद्धि का। तो ये 5 ईयर प्लान्स का, आपके पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य था कि यार आर्थिक समृद्धि तो देखो चाहिए, इसके बिना तो नहीं हो सकता, कुछ भी करके हमको आर्थिक विकास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। बाकी फैक्टर्स को और आने वाले जो भाग हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़नी है, इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। 5 एनसीईआरटी किताबों का सेट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्हें ले लोगे तो ये जो काम की चीजें हैं वो हमने यहां पर रखा है, जो काम का नहीं है वो हटा दिया है। तो आपको कुछ भी खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारा आपके लिए कंपाइलेशन आ गया है। एजे लाइव कोड लगाओगे 1199 में मिल जाएगा। और अगर आप जो है इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि यार यूपीएससी की आमतौर पे तैयारी कैसे की जाए, तो हमारा 18 किताबों का सेट है जो आपको 4299 रुपए में मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाओगे। ये किताबें खरीद लोगे तो यूपीएससी के लिए कोई भी दूसरी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं। किताबें खरीदते हुए कृपया 2 चीजें याद रखिए। पहली कि एजे लाइव कोड लगाना है, तभी आपको ये दाम दिखेगा, उसके बिना दाम ज्यादा दिखेगा। और दूसरा क्या है कि आप जब किताब ऑर्डर कर रहे हो तो कृपया अपना पता बहुत ठीक से भरिएगा, पता बेहद सावधानी से भरिए। एड्रेस में गलती करेंगे तो किताबें गलत जगह पहुंच जाती हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। तो कृपया बहुत सावधानी के साथ पिन कोड इत्यादि के साथ अपना एड्रेस आप भरें, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपसे एनसीईआरटी की अगली क्लास में शुक्रवार को मुलाकात होगी। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।